कुछ दिनों बाद जंगल में एक गिलहरी शांतिपूर्वक अपना खाना खा रही थी जब एक तेज आवाज ने इसे डरा दिया, जिससे इसका नट छूट गया और यह डर के मारे भाग गई। इसी बीच लुइस ने आदमियों को डांटते हुए कहा कि वे अपने पैरों पर अत्यधिक दबाव डाल रहे हैं। उसने उन्हें पूछा कि क्या उनकी आंखें सिर्फ सजावट के लिए हैं, जो स्पष्ट रूप से मौजूद बाधा से बचने में असमर्थ हैं। जिसे आदमी डर के मारे कांपते हुए माफी मांग रहे थे। लुइस ने उन्हें कमजोर बताते हुए 10 मिनट का ब्रेक लेने को कहा। एक मोटा आदमी बर्फ पर पड़ा रोता हुआ कह रहा था कि वह मरने वाला है और बेहोश रहना पसंद करता। डाकुओं के कप्तान ने उसे बताया कि बेहोश होना ज्यादा अच्छा है क्योंकि बेहोश आदमी कम मार खाते हैं। मोटा आदमी भागने का सुझाव दिया, लेकिन कप्तान ने कहा कि भागना व्यर्थ है और उसे याद दिलाया कि पिछले कमरे के लोग पकड़े गए थे, जिससे उन्हें 2 दिन रात में स्वयं प्रशिक्षण लेना पड़ा था। मोटे आदमी ने कहा कि वे तो सैनिक भी नहीं हैं और ऐसा प्रशिक्षण क्यों ले। कप्तान ने शांति से पूछा कि जीवन अभी भी जीने योग्य है और उसने इस तरह के विचारों को त्याग दिया है। उसने मोटे आदमी को मन को खाली करके कुटाई सहन करने का सुझाव दिया, जिससे दिन कट जाएगा। मोटा आदमी हैरान था कि उनका शरीर रोजाना कुटाई झेलते हुए भी अगले दिन ठीक रहता है, जबकि आदमी फूट फूट कर रो रहे थे। लुइस उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। वह अपने पिता की सबसे अच्छी दवाओं का धन्यवाद कर रहा था, जिन्हें उसने डाकुओं के भोजन में मिलाया था, जिससे वे मानसिक प्रशिक्षण के बाद जल्दी ठीक हो जाते थे। उसने उन्हें अभिप्रेरण भी दी ताकि वे आलसी न हों। लुईस ने उन्हें अपने पिता के अध्ययन से लाए गए सैन्य कानूनों का भी प्रशिक्षण दिया। हालांकि वह जानता था कि यह उन डाकुओं के लिए बहुत ही बुनियादी ज्ञान है, लेकिन ये उसे उनके तेज विकास के लिए जरूरी था। तभी पाब्लो लुईस के पास आया। लुईस ने पूछा कि उसे जो कार्य सौंपा था वह कैसे चल रहा है। पाब्लो ने कहा कि उसने उन्हें तैयार कर लिया है, लेकिन वह अपनी बात पूरी करने से पहले ही लुईस ने उसकी सराहना की और उससे कहा कि वह पहले तैयारी करे, जबकि वह सभी डाकुओं को साथ ले जाएगा। पाब्लो समझ गया। लुईस ने विश्वास के साथ सोचा कि शेर अपने बच्चों को दरारों से नीचे फेंकता है ताकि वे मजबूत हो सकें। तब पाब्लो यह सोचने लगा कि लुईस इसका क्या इस्तेमाल करने वाला है। कुछ देर बाद डाकू अपने बैकपैक के साथ एक जगह इकट्ठे हुए। एक डाकू ने मोटे आदमी से पूछा कि वे फिर से क्यों इकट्ठे हुए हैं, जिस पर मोटे आदमी ने कहा कि किसी को भी पता नहीं, और उसने उन्हें बॉस द्वारा दिए गए विचित्र बैग का उद्देश्य पूछा। तभी अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा कि वे हट जाएं। जैसे ही वे पीछे देखे, उन्हें एक बड़ा कैटापिलर दिखा जो उनकी ओर आ रहा था। कैटापिलर रुक गया और पाब्लो ने पसीना पोंछते हुए कहा कि उसने इसे धकेल दिया है। डाकुओं के कप्तान ने पाब्लो से पूछा कि अचानक यहाँ कैटापिलर क्यों आया है और क्या वे किसी जगह पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन पाब्लो जवाब देने से पहले ही लुईस ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लुईस ने कहा कि उन्हें यहाँ इकट्ठा होने की वजह पर उत्सुकता होगी, लेकिन वो उन्हें समझाने के बजाय वह चाहता था कि वे खुद देखें। फिर उसने केनी, उसकी अनुभवी सहायक, को आगे बुलाया। केनी उत्साह से कहा कि वह आ रही है और कैटापिलर के कटोरे में बैठ गई। डाकुओं ने सोचा कि अब क्या होने वाला है। लुईस ने कहा कि केनी को तैयारी करने को, और उसने पुष्टि की कि वह तैयार है। फिर उसने कैटापिलर को आग लगाने का आदेश दिया। केनी हवा में उड़ती हुई खुशी से हंस रही थी। डाकुओं को लगा कि यह पागलपन है, और पाब्लो आश्चर्यचकित था कि क्या यही वह मतलब था जो लुईस शेर के बच्चों को दरारों से नीचे फेंकने के बारे में कह रहा था। जैसे ही केनी गिरने लगी, उसने अपना पैराशूट खोला, जिससे सभी हैरान रह गए। लुईस ने कहा कि कैटरपिलर और पैराशूट दोनों ही बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उसने पूछा कि क्या सभी ने प्रदर्शन देख लिया है और क्या वो उसे एक और बार फिर देखना चाहेंगे। तब उसने दूसरे सहायक केन को बुलाया, जो उत्साह से कैटापिलर पर बैठ गया और उसे भी हवा में छोड़ दिया गया। लुईस ने कहा कि बच्चे हल्के होने के कारण उम्मीद से थोड़ा ज्यादा दूर चले गए, लेकिन यह दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। इस तरह से वह अपनी दवा चोरी होने से पहले उन्हें जल्दी से जल्दी मोबिलाइज कर सकता है। वापस डाकुओं की ओर मुड़कर लुईस ने कहा कि प्रक्रिया इतनी सरल है जैसा उन्होंने देखा। उसने स्पष्ट किया कि उन्हें बस उड़ना और फिर पैराशूट खोलना है। सभी डाकू सदमे और डर में थे। मोटा आदमी रोते हुए भाग गया, चिल्लाता हुआ कि कोई उसे बचाए, क्योंकि वह इस तरह मरना नहीं चाहता। लुईस ने अपनी उंगलियों को झटक कर एक बैरियर बना दिया, जिससे मोटे आदमी को भागने से रोका जाए। जब मोटा आदमी इस बैरियर से होकर जाने की कोशिश करता है, तो वह इसमें जा टकराता है और जमीन पर गिर जाता है। लुईस ने उन्हें भरोसा दिलाया कि यह भयावह लग सकता है, लेकिन थोड़ी हिम्मत करके वे भी यह कर सकते हैं। कप्तान ने सवाल किया
कि क्या उन्हें उन लोगों से नहीं सुनना चाहिए जिन्हें फेंका गया था, और दुनिया में कौन ऐसी जोखिमपूर्ण कार्रवाई करेगा। अन्य डाकुओं ने सहमति जताई। नाराज लुइस ने उन्हें याद दिलाया कि उसने कहा था कि वे यह कर सकते हैं। फिर उसने पाब्लो की ओर देखते हुए पूछा कि क्या किसी अन्य की प्रदर्शनी से वे समझ सकेंगे। पाब्लो डर के मारे पीछे हट गया और पूछा कि लुइस उसकी तरह क्यों देख रहा है। लुइस ने पूछा कि पाब्लो कैसा है और क्या वह यह मानता है कि वह यह कर सकता है। पाब्लो ने कहा कि उसमें हिम्मत नहीं है। लुइस ने डाकुओं को बताया कि उनका बॉस भी हिम्मत रखने में असमर्थ है और सुझाव दिया कि वे पाब्लो को प्रशिक्षण के लिए कैटरपिलर का उपयोग करें। कप्तान ने इस प्रस्ताव से सहमति जताई। डाकुओं ने पाब्लो की ओर बढ़ते हुए कहा कि जबकि वे यातना झेल रहे हैं, पाब्लो आरामदायक जीवन जी रहा है। उन्होंने याद किया कि यह पाब्लो ही था जिसने कैटरपिलर यहां लाया था। इस पर उन्होंने पाब्लो को घेर लिया, जिससे वह चौंक गया और चिल्लाया कि उन्हें छोड़ दें। लेकिन डाकुओं ने कड़ी आवाज में कहा कि यह सब पाब्लो की ही गलती है। वे पाब्लो को कैटरपिलर तक घसीटते हुए ले गए, जबकि वह छुड़वाने के लिए गुहार लगा रहा था। उसके विरोध के बावजूद उन्होंने पाब्लो को कैटरपिलर पर रखा और उसे उड़ा दिया, जिससे वह रोते हुए और डरते हुए चिल्लाने लगा। लुइस ने पाब्लो को हवा में लहराते देखा और चिंता की कि पाब्लो के आकार के कारण वह अच्छी तरह नहीं उड़ रहा होगा। लेकिन जब उसने देखा कि पाब्लो अपेक्षा से बेहतर उड़ रहा है, तो वह राहत महसूस करने लगा। फिर वह डाकुओं की ओर मुड़ा और पूछा कि कौन अगला होगा। डाकुओं को रोना आ गया, क्योंकि उन्हें भी यह करना पड़ेगा। वे अपनी मां से मिलने का इरादा व्यक्त करते हुए एक एक करके कैटरपिलर से आसमान में उड़ाए गए। 4 सप्ताह बाद वह अपने कमरे में बैठकर सोच रहा है कि क्या यह काम करेगा। वह मानता है कि भले ही बुनियादी तकनीक पुस्तक बहुत अच्छी है, लेकिन यह केवल नींव की दिशा में एक कदम है, और यदि कुशल लोग आ गए तो वे आसानी से उसके उगते फल को चुरा सकते हैं। वह यह भी समझता है कि ऐसी घटना से तैयार रहने के लिए उसे उन्हें कुछ एडवांस तकनीकें सिखानी होगी। लेकिन उसके पास केवल एक ही एडवांस मार्शल तकनीक पुस्तक है, हीरो किंग की मार्शल आर्ट्स की पुस्तक, जो उसके अनुसार बहुत जटिल है। समय की तंगी में वह उपयुक्त एडवांस मार्शल तकनीक पुस्तकें खोजने पर विचार कर रहा है और गुस्से से सोच रहा है कि आगे क्या करें। अचानक जुड़वा पीछे से आकर उसे डरा देते हैं और वह चिल्लाता है कि उन्होंने उसे डरा दिया। केन पूछता है कि क्या वह मार्शल तकनीक पुस्तक पढ़ रहा है, और कहता है कि मार्शल पुस्तकें मजेदार नहीं होती। जब वह पूछता है कि क्या उन्होंने कभी ऐसी मार्शल पुस्तकें देखी हैं, तो केन कहता है कि उन्होंने तो कई देखी हैं, और केनी जोड़ती है कि उनके पिता के अध्ययन में कई ऐसी पुस्तकें हैं। ये सुनकर वह खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने कोई मार्शल पुस्तकें याद भी की हैं। केनी गर्व से कहती है कि उसने 5 पुस्तकों को याद किया है, और केन बताता है कि उसने 10 पुस्तकें याद की हैं। फिर जुड़वा आपस में बहस करने लगते हैं कि किसने ज्यादा याद किया है। वह सोचता है कि जुड़वा आमतौर पर छोटे बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन वे तो ड्रैगन हैं, इसलिए उनके याद किए हुए एडवांस मार्शल पुस्तकों में कुछ उपयोगी जरूर होगा। वह सुझाव देता है कि बहस करने की जगह उन्होंने जो भी याद किया है वो लिख दें और इसके बारे में दांव लगाएं। केन उसे बताता है कि लिखने में तकलीफ होती है, तो वह उन्हें सिर्फ पूछता है कि क्या वे वाकई किसने ज्यादा याद किया है इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, और यदि ऐसा है तो वे जो भी याद किया है लिख दें और सबसे बहुमूल्य उन पर दांव लगाएं। यह सुनकर केन दांव लगाने के लिए राजी हो जाता है और केनी भी सहमत हो जाती है। फिर जुड़वा तेज रफ्तार से लिखने में लग जाते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए। वह पीछे से देखता रहता है, उम्मीद करते हुए कि वे छोटे बच्चों की तरह जल्द ही इससे ऊब जाएंगे। लेकिन जब देर रात लंबी मोमबत्ती आदि जल चुकी, तब वह चौंक जाता है जब जुड़वा चिल्लाते हैं कि वे अपना काम पूरा कर चुके हैं। केनी कहती है कि उसने पहले ही काम पूरा कर लिया है, लेकिन केन इसका विरोध करता है और दावा करता है कि वह पहले ही इसे खत्म कर चुका था। लुइस यह देखकर विस्मित है कि वे इतनी जल्दी कैसे काम कर गए और पूछता है कि क्या वे वाकई पूरा कर चुके हैं, जिस पर दोनों सहमत होते हैं। वह उन शीट्स को देखकर सोचता है कि कहीं उन्होंने बेढंगे ढंग से नहीं लिखा होगा, लेकिन जब उसने उन्हें ठीक से देखा तो उसे यकीन हो गया कि जुड़वाओं ने 11 से अधिक मार्शल आर्ट सटीक ढंग से लिख दी है। केन पूछता है कि कौन जीता, और केनी पूछती है कि क्या वह सही है कि उसने जीता। इस पर जुड़वां फिर से झगड़ने लगते हैं, लेकिन लुइस चिल्लाकर कहता है कि यह दांव समान रहा। इससे जुड़वां निराश हो जाते हैं और पूछते हैं कि इसका क्या मतलब। लुइस समझाता है कि केनी ने 6 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन केन द्वारा लिखी गई मार्शल तकनीक अधिक उत्कृष्ट है, इसलिए यह सामना समान रहा। इस पर जुड़वां निराश होकर कहते हैं कि यह बहुत निराशाजनक है। इसी बीच फिन आती है और बताती है कि उसने उसे सौंपे गए सभी कार्य पूरे कर लिए हैं
और पाब्लो का भी काम लगभग पूरा हो गया है। लुइस उसे बताता है कि वह सही समय पर आई है और मुस्कुराता हुआ कहता है कि उसने एडवांस मार्शल तकनीक की पुस्तक भी पा ली है और यह समय है कि वह तैयारी शुरू करे। 2 सप्ताह बाद कप्तान लोगों का ध्यान आकर्षित करता है और अब शारीरिक रूप से फिट होने वाले डाकू अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। कप्तान उन्हें सलाम करने का आदेश देता है और वे एकजुट होकर चिल्लाते हैं। लुइस मोटे और पतले व्यक्तियों को देखता है जो अब मजबूत हो गए हैं और कहता है कि वह प्रशिक्षक से बहुत संतुष्ट है और 6 सप्ताह तक बिना किसी गिरावट के मेहनत करने के लिए उन सभी की प्रशंसा करता है। वह उन्हें बताता है कि शायद वे उस कठोर प्रशिक्षण का कारण जानने में रुचि रखते हैं और सभी चुप हो जाते हैं। वह मुस्कुराता है और एक चमकीली शक्ति छोड़ देता है जिससे सभी स्तब्ध रह जाते हैं। वे एक शक्तिशाली जीव को आर्मर में देखकर चौंक जाते हैं और कप्तान डर के मारे चिल्लाता है कि यह क्या चीज है। अच्छा दोस्तों, यह वीडियो का अंत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं।